तो आज ऑलमोस्ट 40 दिन हो गए आपके भाई के एक्सीडेंट को, उसकी डेथ को और हुसैन की डेथ को, जो उसके साथ उसका दोस्त था। और जो लोगों ने डेथ जिनकी वजह से हुई, जिन्होंने एक्सीडेंट किया, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। इवन उनको हिरासत में भी शायद नहीं लिया गया। तो ये तो मतलब एक ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा तरीका है एक्सीडेंट करके बचने का या मर्डर करके बचने का। अगर आपके पास पैसा है तो आप मर्डर करके, एक्सीडेंट करके भाग जाओ और बच सकते हो। और अभी तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को सुने आया था, बट हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। हम लोग स्टार्टिंग से सुनना चाहते हैं। ठीक है, कि आपका भाई रात को बाहर क्या कर रहा था जब उसकी डेथ हुई? मेरा भाई, मैं मोहम्मद आतिफ, जो मेरा छोटा भाई था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके साथ में उसका जो दोस्त था मोहम्मद हुसैन। मैं आतिफ का बड़ा भाई हूँ। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अतीक है। और उस दिन रात में मेरा भाई जो है वो हुसैन को अपने घर छोड़ने जा रहा था। अच्छा। RBI स्क्वायर पे, RBI स्क्वायर नागपुर में, जहाँ पर पेट्रोल पंप वो 24 आवर्स चालू रहता है जी। तो वहाँ से इसने अपना एक्टिवा गाड़ी थी उसके पास में, जिसका नंबर था MH37Q2948। किसके नाम पे गाड़ी है? ये मेरी सिस्टर के नाम पे गाड़ी। ओके, ठीक है। और ये दोनों ने वहाँ से पेट्रोल भरवाए। कुछ टाइमिंग था, वो टाइम 1:33। 24 फरवरी की रात थी और 25 फरवरी लग चुका था। ठीक है। तो रात में 1:33 पे उसने अपने गाड़ी में, एक्टिवा में पेट्रोल डलवाया। वहाँ से ये लोग यू टर्न लेके रेलवे स्टेशन वाला जो रोड है, वहाँ से किंग्सवे हॉस्पिटल होते हुए रामझूला जो ओवरब्रिज है उसके ऊपर ये लोग जा रहे थे। अब जैसा कि हुसैन और आतिफ दोनों बहुत अच्छे खास दोस्त थे, काफी पुराने दोस्त थे, तो आतिफ उसको अपने घर ड्रॉप करने जा रहा था। हुसैन रहता था मेयो चौक से आगे हंसापुरी। तो इनको जो रोड था वो वही रोड था, RBI स्क्वायर से रेलवे स्टेशन वाला रोड, और किंग्सवे हॉस्पिटल से सीधा आप जाओ तो रामझूला का ओवरब्रिज लगता। तकरीबन जहाँ तक मुझे सारी डिटेल्स पता चली आफ्टर, जब उनके साथ में ये एक्सीडेंट पेश आया उसके बाद में, तो 1:38 या 40 के बीच में ये लोग पहुंचे रामझूला ओवरब्रिज के सेंटर में। तो सेंटर में पहुंचते से ही, जस्ट ये जैसे ही सेंटर में पहुंचते हैं, वैसी एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज, जिसका गाड़ी नंबर है MH49 AS6111। अच्छा। ब्लैक कलर की मर्सिडीज थी। किसकी गाड़ी है ये? ये जो गाड़ी है एक्चुअली ये तो रजिस्टर्ड कोई मालू के नाम पे है। अच्छा। मतलब, और जो ड्राइव कर रही थी वो रितिका मालू थी। और मालू। उनके साथ में जो बैठी हुई थी साइड में, वो माधुरी सारडा। अच्छा। ये दोनों इतने ज्यादा रैश ड्राइव करते हुए वो ब्रिज चढ़ते हैं। वहां पर जिन लोगों ने ये हादसा देखा, तो उन लोगों का कहना ये था कि मर्सिडीज की स्पीड अराउंड 100+ थी। हाँ, एक अंदाजा उन्होंने लगाया था कि 100+ की स्पीड थी। और 100+ की स्पीड से इन्होंने पीछे से पूरा दोनों को डैश किया, एक्टिवा को। अच्छा। जहां पर हुसैन की तो ऑन द स्पॉट मौका वारदात पर ही उसकी डेथ हो गई थी, और मेरे भाई को बहुत जबरदस्त इंजरी, हेड इंजरी लगी हुई थी। अच्छा। वो भी काफी गंभीर हालत में जख्मी था। वहां पर जब भीड़ जमा हुई तो तब भीड़ ने ये देखा कि दोनों जो लेडीज थी, रितिका मालू और माधुरी सारडा, ये दोनों बिल्कुल इतनी नशे की हालत में थी कि उनसे खड़े भी रहने नहीं हो पा रहा था वहाँ पर स्पॉट पे। और तो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे ऐसा कुछ स्क्रैचेस या एक्सीडेंट के निशान, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ सेंटर में ही, वहाँ पर इनकी गाड़ी जैसी इनको पीछे से डैश करती है तो इनका गाड़ी का जो है बैलेंस है वो इधर उधर हो जाता है। उसके बाद में ये साइड में जो ओवरब्रिज पे जो साइड में पैराफिट वॉल है, जो एक डिवाइडर का काम करती है, वो पूरी कंक्रीट की है। वो सारी कंक्रीट की दीवारें पूरी डैश से घिसी हुई है। अच्छा। और कार जो है वो वहीं नहीं रुकती। अच्छा। वो तकरीबन कुछ 40 या 50 मीटर के बाद में जाके रुकती है। अच्छा। अब जिन्होंने ये हादसा देखा उनका कहना ये था कि ये जो दोनों को पीछे से जो डैश लगा, तो ये दोनों काफी ऊपर तक, कुछ फीट तक ऊपर उछल के बहुत दूर तक जाके गिरे, हवा में थे। उनका कहना ये था कि काफी दूर तक उड़ के वो हवा में गिरे हैं वहाँ पे। और तभी हुसैन की तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। फिर मेरे भाई को और हुसैन की जो डेड बॉडी थी, वहीं पर ही पास में एक हॉस्पिटल है, मेयो हॉस्पिटल। अच्छा। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये दोनों को एडमिट किया गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये समझ में आता है कि मतलब वो लोग ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे, तो ये चीज हुई। ठीक है, वो दोनों ड्रिंक करके थे, इसकी पुष्टि भी हुई है। और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो तब वहाँ दोनों लेडीज थी, मौजूद थी। तो उन्होंने अपने अपने हस्बैंड को कॉल किया वहाँ पर ऑन स्पॉट से। तो स्पॉट
पर जो भीड़ जमा थी उसमें से किसी ने कंट्रोल रूम में कॉल किया, जो 100 नंबर पे हम कॉल करते हैं इमरजेंसी। तो वहां पर से एक पुलिस पीएसआई बवाड़ और उनके साथ में एक दो कांस्टेबल वहां पे स्पॉट पे भी आए थे। अच्छा। स्पॉट पे आने के बाद में पीएसआई बवाड़, दोनों कांस्टेबल और वहां पर जमी भीड़, सभी को पता था कि ये दोनों लेडीज बहुत ज्यादा ड्रिंक करके है और इनसे जो ये हादसा हुआ है ये नशे की हालत में हुआ है जी। और फिर बाद में मुझे ये पता चला कि ये दोनों जो लेडीज है ये सीपी क्लब से आ रही थी। अच्छा। और सीपी क्लब से ही ये रैश ड्राइविंग करते हुए आ रही थी, वो काफी नशे में थी। और सीपी क्लब में इनका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने बरामद किया है, जहाँ ये बैठ के अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। वहाँ के बिल्स भी इन्होंने रिकॉर्ड्स में जमा किए हैं अपने एविडेंस में। अब वहां पर जब ऑन द स्पॉट एक की डेथ हो गई थी, हुसैन की, और मेरा भाई जो था वो काफी, मोहम्मद आतिफ, जो काफी गंभीर अवस्था में था। अच्छा। और काफी ज्यादा उसको हेड इंजुरीज हुई थी। तो स्पॉट से एक्चुअली जब पीएसआई बवाड़ वहां पे पहुंचते हैं अपने कांस्टेबल के साथ पुलिस की जीप में, तो जैसे ही ये वहां मौका वारदात पे पहुंचते हैं तो इनका सबसे पहला काम तो एज ए पुलिस ऑफिसर जो उनका कर्तव्य, जो उनकी ड्यूटी है वो ये था कि अर्जेंट बेसिस पे उनका आप मेडिकल करवाते। वो मेयो भी सामने ही है, मेयो भी सामने ही था, या फिर नहीं था तो मेडिकल में भी करवाते थे। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल वो टाइम पे नहीं हुआ। हाँ, दरअसल ट्विस्ट ये आया कि जब पीएसआई बवाड़ वहां पे पहुंचे, ये दोनों को जैसे इन्होंने देखा कि कार मर्सिडीज है, कार मर्सिडीज है मतलब बहुत लंबी रईस रसूखदार लोग है ये। हाँ। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी तो मर्सिडीज गाड़ी चलाएगा नहीं। तो दूसरा उन्होंने ये देखा कि उनसे पता चला, फिर उनसे बातचीत की इन्होंने कि आप कौन हो, क्या हो। तो अच्छा। उन्होंने अपना अपना नाम बताया, अपने हस्बैंड्स के भी नाम बताए। अच्छा। उन्होंने उनको ये भी जानकारी दी कि हमने अपने हस्बैंड्स को कॉल करके बुलाया है। जैसे ही 5 मिनट होते हैं पीएसआई बवाड़ और कांस्टेबल पहुंचने के बाद दोनों के हस्बैंड आते हैं कार में। अच्छा। कार में आते हैं और पीएसआई बवाड़ से वो मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, जिसमें से एक के हस्बैंड का नाम दिनेश मालू, जो रितिका मालू के हस्बैंड हैं। अच्छा। उन्होंने उनसे बातचीत की और ये कहा उनको कि साहब थोड़ा सा अभी जाने दो, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। हाँ। मैं आपका बाद में कुछ मान सम्मान कर दूंगा। ठीक है। ये उनकी वर्डिंग्स थी वहां पर। पुलिस वालों ने जाने भी दिया जी। अच्छा जी। तो जबकि मेरा एक पर्सनली एक मैं भी नागरिक हूँ और मुझे भी थोड़ा बहुत कानून समझता है, उस हिसाब से अगर एक बंदी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, अगर कोई भी हो, चाहे वो लेडीज हो या कोई यंग बॉय हो या कोई आदमी हो या कोई इंसान हो, तो अगर आप नशे की हालत में, तो सबसे पहला पुलिस का फर्ज ये बनता है कि उसी टाइम आप उनका मेडिकल करवाइए, ताकि इसके अंदर दिखे तो ये वाकई में ड्रिंक करके है करके। एक चीज मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, हमने जनरली देखा है कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ना हो या फिर हम लोग के पास हेलमेट ना हो तो पुलिस वाला तभी भी नहीं जाने देता। 1 घंटा 2 घंटा आप उसको हाथ पैर जोड़ लो, पर जब तक पैसे लो तब तक जाने नहीं देता। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि मर्डर करने के बाद पुलिस वालों ने उनके हस्बैंड के साथ उनको जाने दिया, तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये मैं एक बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा अभी लगने लगा है मेरे भाई के और ये हुसैन के इंसिडेंट के ऊपर से कि ये बहुत अच्छा तरीका है मर्डर करने का। हाँ। मतलब आप मर्सिडीज कार है, कोई भी कार आप ले लो, आप उसके अंदर कुछ नहीं, आपको बस होश थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए थोड़ा सा आप ड्रिंक कर लो। हाँ। जितना भी आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हो उतना आप ड्रिंक कर लो। आप उस गाड़ी को एज वेपन बना लो, किसी को जान से मारने के लिए। आप बस वो गाड़ी को एक वेपन बना के आप किसी को भी उड़ा सकते हैं, और उसके अंदर आप पे कार्रवाई क्या होंगी ज्यादा से ज्यादा, जैसा ये केस में हुआ। हाँ। इन पे सेक्शन लगा, उस दिन रात में एक बच्चा वहाँ पे नौजवान लड़का जिसकी डेथ हो गई है ऑन द स्पॉट, एक गंभीर अवस्था में जख्मी है, जिसका डॉक्टर ने वहाँ पे बोल भी दिया था कि इनकी चांसेस नहीं के बराबर है बचने के, फिर भी आप उन पर 304 सेक्शन ए लगाते हो। अच्छा। उसी टाइम। तो ये जो है ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, और खासकर ऐसे पीएसआई की जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है, जिसको काफी सारा पुलिस में ट्रेनिंग दी जाती है सब चीजों की, आप अपने कर्तव्यों को पालन भी बरोबर नहीं कर रहे वहां पर, जबकि आपको दिख रहा है एक नौजवान लड़का वहां पे मर चुका है, फिर भी आप वहां पर अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा रहे। तो जिन्होंने एक्सीडेंट किया उनकी फैमिलीज ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, जिनकी एक्सीडेंट हुआ, जिनकी डेथ हुई उनको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। दरअसल मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसा मेरे से अगर कोई पर्सनली कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुत्ते का भी बच्चा अगर आ जाए, तो आदमी कार रुका के उसको देखता है कि जिंदा है नहीं,
उसमें क्या हुआ है, ये दोनों ने जैसी इन दोनों को डैश मारी पीछे से, ये दोनों उड़ के गिर गए। इनको तो होश नहीं था कि कौन क्या हो गया। इनके दोनों जो हस्बैंड ऑन द स्पॉट पे आए, तब ये लोग जो भीड़ वहां जमी थी वो हॉस्पिटल उनको पहुंचा चुकी थी। अच्छा। अब इस दरमियान एक आदमी का इंसानियत होने के नाते एक फर्ज बनता है कि कम से कम जिनको लगा है वो किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में, उनकी थोड़ा सा पूछताछ तो करे आप जाके। एक ये ह्यूमैनिटी के तौर पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बस आए 5 मिनट 2 मिनट के अंदर वहां से अपनी अपनी दोनों वाइफ को लेके गए। अब इसके अंदर और एक मामला ये है सामने में, ट्विस्ट ऐसा है कि जब ये लोग पीएसआई बवाड़ से बात किए तो प्रत्यक्ष जो दर्शी है, वहां के जो गवाह जिन्होंने हादसा अपने नजरों के सामने देखा, तो उन्होंने देखा कि इनके जो कार में ब्लैक कलर की जो मर्सिडीज ये ड्राइव करके जिससे ये टक्कर हुई है, इनके गाड़ी में मौजूद कुछ लीकर की बॉटल्स भी थी, कुछ बियर की बॉटल्स थी, कुछ लीकर की बॉटल्स थी। ये पीएसआई बवाड़ के रहते हुए, उन 2 कांस्टेबल के रहते हुए, ये कार से इन्होंने ब्लैक मर्सिडीज से वो ट्रांसफर की अपने कार में, ताकि कोई एविडेंस ना बचे। है उसको मिटाया गया। जी जी बिल्कुल। तो क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई ऐसा लॉ नहीं है कि मतलब जो क्राइम जिस चीज से हुआ, जो चीज से हुआ उसको आप ऐसा हटा दो, ऐसा पुलिस वाले ऐसा कर सकते हैं? इतना राइट्स होता है पुलिस वालों के पास? बिल्कुल नहीं कर सकते पुलिस वालों को। पुलिस वालों का ड्यूटी है एविडेंसेस पूरी तरीके से जब्त करना, तो उसको पुलिस सेव करना। वालों ने जिसका भवाड़ का जो नाम बता रहे, मैं तो उन्हें पर्सनली नहीं जानता, लेकिन वो बंदा इतने लेवल पे जाके काम कैसे कर रहा है? अब यहाँ पे जो एक चीज आती है कि मर्सिडीज कार है, रसूखदार लोग हैं और पहले ही नंबर मिल चुका है, मतलब बात पहले हो चुकी है, तो मतलब जो भी इनकी पर्सनली जो भी लेन देन की बात हुई होंगी आपसी में, तभी तो इन्होंने जाने दिया। नहीं तो अगर आप बताइए वहां पर अगर कोई मिडिल क्लास कोई भी एक इंसान ले लीजिए आप, वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, जिसके पास में गाड़ी भले ही मर्सिडीज हो, लेकिन वो बस दिखाने के लिए मर्सिडीज है, या कोई और कार पकड़ लीजिए आप। अब उसके अंदर आपका उतना शहर में रसूख नहीं है, आप कोई मालदार पार्टी नहीं है, आपके पास में करोड़ों की जायदाद नहीं है, तो पुलिस वाले तो आपको तो वहां से स्पॉट से हिलने नहीं देंगे। बिल्कुल। मैं तो आपको हेलमेट का एग्जांपल दिया, छोटा सा डॉक्यूमेंट्स का एग्जांपल दिया। आप देख रहे हो कितनी नाकाबंदी चल रही है उधर, हर जगह हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने अगर हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। आप जब तक चालान पेड नहीं करते तब तक आपको पुलिस वाले जाने नहीं देते। तो ये जो केस की जो क्रिटिकलनेस है, यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी ही ये है कि अगर आपको वहां पर कोई ड्रिंक करके मिलता है तो आपका उनका सबसे पहला आपका काम है कि उसका सबसे पहले मेडिकल करवाए। अगर वो लेडीज है आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, हिरासत में नहीं ले सकते, क्योंकि एक रूल है पुलिस में कि सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले पुलिस को अथॉरिटी नहीं है, जेंट्स पुलिस को खासकर की अरेस्ट करे लेडीज को। लेकिन उनको ये जरूर है कि आप उनको बाइज्जत अपनी सरकारी जीप में बैठा के आपको उनका मेडिकल करवाना है, फिर उसके बाद में आपको उनको जैसे ही सूर्योदय होने के बाद में फिर आप उनको अरेस्ट कीजिए। तो ऐसा उस रात में हुआ ही नहीं, ये भी नहीं हुआ। ओके, हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहाँ पर बातचीत हुई है, वहाँ पर मेरे पास में प्रूफ है, मैं आपको। अच्छा, हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि वहाँ का कोई फोटो वीडियो है पुलिस वाला आप बोल रहे जिसका नाम ले रहे भवाड़ का, वो इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ आपके पास प्रूफ है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जिन लोगों ने कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड हुए हैं, अच्छा, और कुछ में मेरे पास में फोटो है वहाँ की, जिसके साथ में दोनों आरोपी महिलाएं जो है, दोनों रितिका मालू और माधुरी सारडा, इनके साथ में, इनके बाजू में, जस्ट बाजू में पीएसआई बवाड़ खड़े हुए हैं। ये ऑन द स्पॉट जहां पर एक्सीडेंट हुआ उस वक्त की बात है। ठीक है। अब मैं एक और चीज बताता, इनका मेडिकल तो हुआ, रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव हुई है, लेकिन ये मेडिकल हुआ इनका सुबह 8 बजे, 25 फरवरी 2024 सुबह 8 बजे हुआ। इंसिडेंट हुआ 1:45 बजे, मतलब वहां से लेकर तो 6 घंटे का गैप है। अब ये 6 घंटे के गैप में इनको जहां से अरेस्ट किया गया, तो ये अरेस्ट हुए एक हॉस्पिटल से। अब ये हॉस्पिटल में किस चीज का इलाज करवा रहे थे, क्योंकि आप फोटो में देख लीजिएगा, मैं आपको फोटो दूंगा कि दोनों को कोई भी प्रकार की कोई चोटेज नहीं है। मर्सिडीज गाड़ी है, फुल सेफ रहती है। जैसी आप डैश करते हो गाड़ी को, उसके बाद में आपके एयरबैग्स खुल जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और पूछना चाहूंगा कि कुछ हमने ऐसा भी सुना है कि एयरबैग्स पहले खुल गए थे, उस वजह से एक्सीडेंट हुआ, ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, जी या नहीं। इसकी कुछ रिसर्च जी नहीं, अभी ये फॉरेंसिक में रिपोर्ट में आया है कि साइड से आप कितना भी डैश कर लो गाड़ी को, जब तक आप फ्रंट से डैश नहीं करोगे तब तक आपके एयरबैग नहीं खुलेंगे। अच्छा। तो जब इनका सामने डैश हुआ, जैसी एक्टिवा को इन्होंने पीछे से जोरदार टक्कर मारी, उसके कुछ सेकंड बाद इनके भले ही एयरबैग्स ओपन हुए होंगे, लेकिन ये टक्कर मारने के बाद ही हुआ, बिल्कुल, उसके पहले तो ओपन नहीं हुए। तो ये एक चीज है, डैश करने के बाद ही खुले। डैश करने मतलब वो पहले एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ही उसके बाद ही एयरबैग्स ओपन हुए। ठीक है। उसके लिए एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे वो थी सैटरडे नाइट, तो हर कोई
घूमता फिरता है, याशी करता है, तो आपका भाई किस चीज में इन्वॉल्व था? वो क्या कर रहा था इतनी रात को बाहर? जैसे ये लोग तो पार्टी करके आ रहे थे, वो क्यों घूम रहा था रात में? मेरे भाई का मामूल ऐसा था, वो रहता था मंडे टू फ्राइडे फुल बिजी, नाइट शिफ्ट रहती थी उसकी, आईटी कंपनी में काम करता था। तो सैटरडे वो अपने दोस्त, उसका दोस्त था हुसैन, जो मोइनपुर अंसापुरी में रहता था, बस उससे मिलने जाता था वो। अच्छा। और कैजुअली जो उसका टाइमिंग था वो 12-1 बजे के पहले तक आ जाता था घर पे। अच्छा। हाँ, उसका मतलब ज्यादा ऐसा इधर उधर घूमने का कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था। अब जैसा ये उसका ये भी मामूल था कि कभी कभी वो उसको थोड़ा पान खाने का शौक था। हाँ। तो वो कभी भालदारपुरा में एक पान की दुकान है, वहां से पान खाता था, और बाजू में बुरहानपुर करके एक लस्सी है, वो लस्सी पी के ये लोग वहां से निकले। तो भाई को दिखा कि गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो फिर ये आरबीआई चौक गए। अच्छा। आरबीआई चौक का पानी जो है 24 आवर्स चालू रहता है, तो वहां पर इन्होंने पेट्रोल भरवाए, तो ये वहां से निकले। अच्छा। हुसैन को छोड़ने के लिए निकले दोनों। मतलब आपका भाई जो नाइट शिफ्ट करता था, तो सैटरडे संडे छुट्टी मिलती, तो इस वजह से सैटरडे नाइट कभी कभी, ओके, बस कभी कभी, अमूमन ऐसा रेगुलर तो कभी जाता है। आपके भाई को कोई शौक नशे वशे का या रात में और ज्यादा घूमने का? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, ठीक। कोई शौक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसका पोस्टमार्टम हुआ है, दोनों का हुआ है। पोस्टमार्टम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका जो कॉज है डेथ का वो दोनों की हेड इंजरीज है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उनकी भी रिपोर्ट आई होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया कि रात में वो लोग जनरली घुमा करते थे कभी कभी। उसके अलावा कि मैं जानना चाहूँगा कि रात में 12-1 बजे का वो टाइम था, इतने रात को आपका भाई मतलब आ कहाँ से रहा था? वो आरबीआई स्क्वायर जो पहुंचा, आपने वो नहीं बताया, उसके पहले वो कहाँ था? ये लोग आ कहाँ से रहे थे? जी, मेरा जो भाई है वो घर से निकला था, मुझसे गाड़ी की चाबी मांगा उसने, एक्टिवा की। घर से निकला ये बोल के मैं मोइनपुरा जा रहा हूँ। अच्छा। और फिर उसके बाद में ये मोइनपुरा गया, हुसैन को इसने पिक किया। वहाँ से ये लोग पान खाने जाते थे, इनका नॉर्मल शेड्यूल था, पान खाने का थोड़ा शौक था, तो जनरली जब बाहर जाता तो पान खाता था। पान खाए, फिर लस्सी वगैरह पी के पान इन्होंने खाया। फिर भालदारपुरा से ताजबाग पास में है। तो अब भाई का ऐसा था कि वो ज्यादातर बाहर ही रहता था। बाहर कहाँ? मतलब हैदराबाद में रहता था वो। अच्छा। एक्चुअली जॉब करता था। हाँ, हैदराबाद में उसका रिसेंटली अभी 2 महीने पहले ही वो हैदराबाद शिफ्ट हुआ था। ओके। उसके पहले वो पुणे में था, पहले नागपुर में ही रहता था। काफी उसने स्ट्रगल किया अपने लाइफ के साथ में। खैर, ये लोग वहां से पान और ये लस्सी लेके ये ताजबाग चले गए, जस्ट ऐसी जी, थोड़ा बहुत उसकी जियारत हो जाती है ताजुद्दीन सरकार की। तो ये ताजबाग से रिटर्न आ रहे थे। ओके। तो अब ये ताजबाग ये चीज हुई। जी, ये ताजबाग से रिटर्न आ रहे थे, तो उसको लगा कि पेट्रोल नहीं है, तो शायद वो यू टर्न लेके वापस आरबीआई स्क्वायर आए। हाँ, मतलब भाई की गाड़ी लिया तो उसमें पेट्रोल डाल दो, जितना घूम ले उतना हिसाब से। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली उसका हमेशा का था कि वो जब भी गाड़ी लेके जाता था, वो उसको पता है कि मुझे लगती गाड़ी, तो वो पेट्रोल डालता ही था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके भाई के लाइफस्टाइल के बारे में, या फिर वो क्या जॉब करता था, कहाँ से करता था, कैसा बैकग्राउंड था, थोड़ा ये जानना चाहूंगा मैं। भाई मेरा जो था वो आईटी फील्ड से था। अब काफी साल पहले उसने आईटी सेक्टर ज्वाइन किया था। पहले वो टीसीएस में काम करता था, उसके बाद में उसने एचसीएल ज्वाइन किया, फिर आईटी बाय डिजाइन करके कंपनी वो ज्वाइन की। अच्छा। फिर विप्रो ज्वाइन किया। ओके। फिर उसके बाद में हैदराबाद में इसने बीएलजे टेक गिग्स करके कंपनी एक्कोलाइट की। ओके। वो वहां पे ज्वाइन किया था। मेरा जो भाई है वो उसने स्टार्ट किया था, अपनी जो इनकम थी उसकी पर मंथ वो 2000 रुपए महीना कमाता था। अच्छा। मतलब उसका ऐसा था कि वो साथ में अर्निंग भी करता था और लर्निंग भी करता था। ओके। मतलब कमाते हुए वो खुद की पैसों से पढ़ा। अच्छा। अब हम लोग जो आप लोग कहाँ से प्रॉपर? वैसा प्रॉपर गांव से है, कारंजा लाट करके मेरा गांव है, वाशिम डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में ही है। तो अभी मेरे जो माता पिता है वो मतलब फार्मर ही है। अच्छा। और मम्मी हाउस वाइफ है, तो ज्यादा उनका ऐसा इतना था नहीं कि वो हर महीने हमको पैसे भेजे। अच्छा। तो इसलिए हम, मेरा भाई और मैं भी, ओके, और एक और भाई है, तो वो अर्निंग और लर्निंग साथ में किया करते थे। तो वहां से उसने अपना 2000 रुपए का जो मंथली इनकम स्टार्ट किया, ओके, वो करते हुए उसने अपना बीबीए कंप्लीट किया, फिर एमबीए कंप्लीट किया। अच्छा। उसके बाद में वो ज्वाइन हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, टीसीएस। फिर उसके बाद में 2-3 कंपनी स्विच करके अभी आपके भाई का पैकेज? अभी रिसेंटली उसका पैकेज हुआ था 16 लाख का। अरे वाह, मतलब 2000 से 16 लाख का पैकेज, बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक चीज, ये थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा हिट हो रही है कि आपका भाई हैदराबाद चले गया था, ठीक है, और सुनने में यह है कि हुसैन और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इवन ऐसे कि मतलब भाई जैसे। जी बिल्कुल। तो
तो जब इतना अच्छा उनका रिलेशन था, तो ये हुसैन हैदराबाद क्यों नहीं गया आपके भाई के साथ? अगर आपका उसका दोस्त भी वहाँ होता तो नागपुर ना आता और ये चीज भी नहीं होती थी। हाँ, अभी कहने को तो काफी सारे बहाने हैं, हाँ। बट अभी अगर मैं रीजन बताऊंगा आपको हुसैन का, तो आप थोड़े से शॉक हो जाएंगे उसको। अच्छा। हाँ, क्योंकि चाहे तो हुसैन भी पुणे में, हैदराबाद में, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वो जॉब कर सकता था और अच्छे पैकेज पे जॉब कर सकता था, बट वो एक ही कंपनी में 8 साल से था, जबकि मेरा भाई उसके 8 साल साथ से कंपनी में, एक ही कंपनी में, ग्रोथ TCS क्या में। हुई उसकी? अच्छी खासी। उसकी को मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, कुछ इन हैंड उसको 25,000 ही पर मंथ आते थे। अच्छा। मतलब एक अप्रोक्सीमेट 3.5-4 लाख का ही पैकेज था उसका। क्यों इतना कम? वो इसलिए है क्योंकि वो इतना अच्छा लड़का था, आप यकीन मानो। उसकी मम्मी का डायलिसिस होता है, आज भी होता है, उसके रहते हुए भी होता था। हफ्ते में 2 बार उसकी मम्मी डायलिसिस पे रहती थी। एलेक्सिस हॉस्पिटल है मानकापुर का, वहीं पर ही उनका डायलिसिस होता था। अब कमाने वाला जो था वो सिर्फ एकलौता हुसैन था अपने घर में। अच्छा। जिसको अपना घर का खर्चा भी उठाना है, जिसको अपने मम्मी के डायलिसिस का भी खर्चा उठाना है, तो इसलिए अपने मम्मी को वो छोड़ के नहीं जा सकता था। क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा यहाँ पे तो फिर मम्मी का डायलिसिस कौन करवाएगा, लाना ले जाना कौन करेगा उनको। ओके। ये रीजन था उसका। जबकि उसको भी काफी अच्छे, मेरा भाई खुद बताता कि हुसैन नहीं आ सकता क्योंकि उसकी मम्मी का ऐसा ऐसा है। नहीं तो एक चीज मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि देखो 3.5-4 लाख जो भी पैकेज होगा उसका, 5 लाख का मोटा मोटा समझ लेते हैं, तो अगर आपका हुसैन स्विच करता आपके भाई के साथ में, उसका भी अगर 16 लाख पैकेज हो जाता, तो वो तो पैसा घर पे भिजा के एक अच्छी सी महंगी कार में अपनी मम्मी को ट्रैवल करवा के, एलेक्सिस भिजा के वो करवा सकता था। तो वो चीज मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई। ये एक चीज उसके अंदर खास बात थी। अच्छा। मैं जैसा जहाँ तक कि मैं हुसैन को जानता था, काफी टाइम से मेरे भाई का दोस्त था, तो मेरे घर पे आना जाना उसका लगा ही रहता था। और दोनों सेम नेचर के। जितना प्यार वो अपनी माँ से करता था, उसके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते थे। अच्छा। उसका बस ये था कि मैं खुद सेवा करूँ अपनी माँ की। अच्छा, मतलब वो अपना खुद की वालदा को, मम्मा को वो ले जाना चाहता था डायलिसिस। वैसे चाहे तो वो कहीं से भी करवा सकता था, किसी को बोल के भी करवा सकता था, दोस्त भाई के जरिए। लेकिन उसको अपनी माँ का जो ख्याल है वो खुद रखना था। मतलब माँ को लेके वो ज्यादा केयरफुल भी था, साथ में एकदम पॉजिटिव था कि मम्मी को कुछ होना नहीं चाहिए। और काफी ऐसा रहता ना कि नए को आप भेजो डायलिसिस के लिए तो बहुत सारा वो घूमता है, फिर परेशान होता है, दूसरों को भेजो तो। अगर लेकिन बच्चा जाए तो उसको इतना मतलब ये चीज उसके लिए फर्ज है। वो तो अपनी सेवा कर रहा है माँ की, जो माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा, बाद में इतना बड़ा उसको किया, तो उसके लिए तो बहुत मामूली सी बात है। बहुत अच्छी बात है। मतलब इतने साल वो एक ही कंपनी में रहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से। मम्मी की वजह से। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और जो मेरा भाई भी अभी आया था हैदराबाद से, आतिफ, तो वो भी दरअसल आया भी इसलिए था कि उसको सैटरडे को उसका नाइट को ये हादसा हुआ, जैसी 25 तारीख लगती है, तो मंडे को नेक्स्ट डे 27 तारीख को एक अपॉइंटमेंट उसने डाल के रखा था। मेरी मम्मी भी जैसा हार्ट पेशेंट है और शुगर पेशेंट है, तो वो खुद ही मम्मी को लेके जाता था। अच्छा, वो भी लेके जाता। तो वो मंडे के दिन उसने अपॉइंटमेंट प्लेटिना हॉस्पिटल में भी बुक करके रखा था कि मंडे के दिन ये शेड्यूल है आप मम्मी का, मैं लेके आऊंगा। हॉस्पिटल ने उसने अपॉइंटमेंट लेके रखी थी। तो ये दोनों जो है वो बिल्कुल सेम थे। मतलब माँ को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल थे। भाई का भी ऐसा था कि वो कभी भी 1 महीना घर से बाहर नहीं रहता था। बहुत अमूमन हो गए 20-25 दिन थोड़ी छुट्टी मिली, पट से वापस आ जाता था। तो अधिक भाई, यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपका क्लेम है, बोलना है कि बोतलें वहाँ पे थी, बोतलें उधर उधर शिफ्ट भी किए, वो लोग ड्रिंक करके भी थे, ये सब लोग बोल रहे थे। लेकिन ऐसा क्या रीजन हुआ कि पुलिस वालों ने उनको वहीं से फ्लाईओवर से, अगर ऐसा कोई गाड़ी पे अगर न्यूट्रल में डाल के बैठो ना, तो मेडिकल मेयो पे पहुंचा देती है। बस वो नीचे उतर रहे थे, इतने करीब में हुआ है, तो वहां तक भी एटलीस्ट नहीं लेके गया उनको, उनका टेस्ट करवाने के लिए। ऐसा क्या रीजन रहा पुलिस वालों ने नहीं लेके गए? अब दरअसल रीजन तो पीछे साफ साफ है इसका बिहाइंड, क्योंकि अगर आप नहीं भी पीके है तो भी आपका मेडिकल करना पुलिस की ड्यूटी है। ओके। कंपलसरी। बिल्कुल। पता मेडिकल से ही चलेगा आप कितने पी के क्या है। आप वैसा तो स्मेल से पहचान लोगे कि पी के है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में, कितने एमएल में आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है, वो तो मेडिकल में पता चलेगा। अब दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये इन दोनों के जो हस्बैंड वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुंचे, इन्होंने जो प्रकार का व्यवहार पीएसआई के साथ में किया, हाथ मिलाया, गले लगे, और बाद में बोला कि साहब मैं थोड़ा सा आप मैनेज कर लो, मैं आपका बाद में मान सम्मान कर दूंगा। अच्छा। तो इससे ही जाहिर होता है कि पीएसआई बवाड़ जो है वो पूरी तरीके से मिले हुए थे। इसलिए उन्होंने उनको स्पॉट से थोड़ा सा ये भी नहीं समझा कि थोड़ा मेयो पास में ही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर भी मेडिकल हो जाता था आसानी से, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल 24/7 चालू रहते हैं, आपको पता है। तो एक चीज, हाँ वो तो चालू रहता है। एक चीज ये भी पूछूंगा मैं, अब जैसे आप बोल रहे कि इनका मेडिकल हुआ, लेकिन आप बोल रहे कि रिपोर्ट है, और यहाँ पे आप बोल रहे कि मेडिकल नहीं हुआ, तो रिपोर्ट आपके पास कहाँ से आई? हाँ। ये जो चीज है ना, ये मेडिकल, मेरा बस ये था कि एज ए पुलिस ऑफिसर जो उनकी ड्यूटी है उन्होंने उस टाइम निभा देना था। तो अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर उस टाइम ही मेडिकल हो जाता ये दोनों का, तो उस टाइम में उनपे सेक्शन 304 भी लग जाता। अच्छा। दैट इज नॉन बेलेबल। तो इन्होंने उसी दिन रात में मेडिकल नहीं करवाते हुए 304 सेक्शन ए लगाई, जो बेलेबल है।
अच्छा। जिस वजह से आज भी ये पुलिस की हिरासत में नहीं है, बेल पे बाहर है। और इनका मेडिकल कब हुआ फिर? इनका मेडिकल हुआ सुबह मॉर्निंग में, उसी दिन 25 फरवरी को सुबह 8 बजे हुआ। तो भी कब हुआ? जब दोनों परिवार के लोग और भीड़ वहां पुलिस स्टेशन में जमा हुई, वहां पे प्रेशर पड़ा, तब ये चीज हुई, नहीं तो वो भी नहीं होती थी। मैं गारंटी लिख के देता हूँ। तो वहां पे रिपोर्ट में फिर ये आ गया कि वो ड्रिंक करके थे। बिल्कुल, वहां पर उनका एक्चुअली 8 बजे मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद में रिपोर्ट आई 2-3 दिन के बाद में। तो अब 2-3 दिन लग गए। अब एफआईआर तो पहले लॉन्च हो गई। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, मैं फिर कंटिन्यू कर लूंगा ये बात को, कि जैसा ही इंसिडेंट होता है आपको पुलिस वालों को विद इन 1 या 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर मैक्स टू मैक्स एफआईआर लॉन्च हो जानी चाहिए। लेकिन एफआईआर लॉन्च होने का टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे। तकरीबन 6-7 घंटे बाद में एफआईआर लॉन्च हुई है। और खास बात इसके अंदर ये है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने वो एफआईआर लॉन्च की है वो पीएसआई भावाड़ी थे। ओहो, तो मतलब ये पूरी सेटिंग अंदर से थी और खुद को बचाने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा जाहिर है, इसका सब प्रूफ है हमारे पास। एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर में जिसने एफआईआर लॉन्च की है वो पुलिस ऑफिसर का नाम विद साइन है। पीएसआई भावाड़ी है। तो एक चीज मैं पहले तो ये पूछूंगा आपसे, 2 सवाल है मेरे। पहला ये कि चलो 8 बजे हुआ मेडिकल जी, या 7 बजे जब भी हुआ, और उसमें ड्रिंक करके आ गए, वो भी हुआ कि ये लोग ड्रिंक करके थे, रिपोर्ट में आ गया। बट फिर भी इनके ऊपर कलम नहीं लगी नेक्स्ट? नहीं, इनके ऊपर फिर पुलिस वालों जैसी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कि अल्कोहल कंज्यूम करके थे, ये प्रूफ हो गया। अब ये जो क्वांटिटी कम हो जाती है, आपको जैसा नॉर्मल एक जानकारी आपको पता होगी कि जो टाइम में 6 घंटे बीत जाते हैं तो यूरिन के थ्रू अल्कोहल निकल जाता है। मैं जैसे कॉफी पीता हूँ जी, तो 12 घंटे तक आपके बॉडी में कैफीन रहता है, और 6 घंटे तक तो ऑलमोस्ट आधा निकल जाता है। तो सेम केस। और इनका सिर्फ ब्लड टेस्ट ही हुआ। अच्छा, खास बात यूरिन टेस्ट भी होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्कोहल अगर कहीं से निकलता है तो यूरिन से बह जाता है। फिर भी उनका आप सोचो कितनी ड्रिंक करके थे, मतलब 6 घंटे बाद भी वो अभी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। मतलब उस दिन रात में वो कितना ज्यादा ड्रिंक करके थे। सही बात है। तो ये एक चीज है। उसके बाद में जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई इन दोनों की, तब इनके ऊपर 304 सेक्शन बी अमेंड किया गया पुलिस द्वारा। लेकिन अब ये मालदार लोग हैं, रईस लोग हैं, पैसा तो इनके लिए कुछ मायने रखता ही नहीं। तो इन लोगों ने फिर कोर्ट से इंटरिम बेल ले ली, एंटीसिपेटरी। मेरा बस कहना ये है कि ये चीज नहीं होती, उसी दिन लग जाता तो उसी दिन वो हिरासत में होते, अरेस्ट हो जाते। तो हमारे को कम से कम इंसाफ मिलने का उस टाइम चांस रहता। अब ये मेरा जो आपसे बात करने का, ये सारी डिस्कशंस जो अपनी हो रही है, मेरा उद्देश्य ये है कि जस्टिस जो है ना हमारे से दूर जा रहा है। क्योंकि आज 40 दिन हो गए मेरे भाई को और हुसैन को इंसाफ नहीं मिला। जिस इंसाफ के लिए आज मेरा परिवार, हुसैन का परिवार जद्दोजहद कर रहा है। आपकी एक फैक्ट बताता हूँ, हम लोग फिरियादी है, लेकिन हम लोग पुलिस स्टेशन के और कोर्ट के चक्कर ऐसे काट रहे हैं जैसे हम लोग आरोपी हैं। ये अपने सिस्टम का एक बोलिए या अपना बहुत बड़ा लूपहोल है कि फिरियादी को इतनी चक्कर काटी जा रही है कि आरोपी भी नहीं काट रहे। तो मेरा वही सेकंड क्वेश्चन यही था कि आप कितना सेटिस्फाइड है ये प्रोसेस से जो हुए। जैसे आप 40 दिन तो वैसे हो गए, तो वो तो ऑब्वियसली मुझे समझ में आ रहा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे पुलिस सपोर्ट से, हमारे नागपुर की पुलिस से, और क्या आप उम्मीद रखते हैं इनसे? अभी मैं आपको एक और बात बताऊं तो अभी तक तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं है ये चीज़ से। अच्छा। और सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए हम लोग ये सारी डिस्कशंस कर रहे हैं। जो भी हुआ है, अभी मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि हमने हायर अथॉरिटीज़ जो है, जैसा डीसीपी है नागपुर शहर के और जोन के, और कमिश्नर साहब है सीपी रविंद्र सिंघल साहब, इनको भी पर्सनली जाके हमने 2 तकरार दी है। अच्छा, ओके। एक तकरार हमने इनको दी है बिल्कुल नेक्स्ट डे, एक्सीडेंट जिस दिन हुआ उसके नेक्स्ट डे 26 फरवरी को, और एक तकरार हमने दी है 16 मार्च को। फिर भी हमें सिर्फ अभी तक कमिश्नर साहब की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। ओके, और कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज़ चैनल्स पे भी ऐसा कुछ दिखा नहीं आपके भाइयों का, वो तो सिर्फ आप लोग ने डाला है, क्यों ऐसा? न्यूज़ चैनल्स ने कुछ न्यूज़ चैनल्स ने कवर की है वो चीज़। फर्स्ट जैसे यूसीएन है, नागपुर टुडे है। अच्छा। और बाकी प्रिंट मीडिया में भी पहले ये 5 दिन अच्छे से कवर हुआ। अच्छा। उसके बाद में जैसे ही लगा कि अभी ये केस इधर का उधर हो गया, तो फिर प्रिंट मीडिया ने भी वो छापना बंद कर दिया। ओके। अभी लास्ट टाइम हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, उसके अंदर भी बीच में प्रिंट मीडिया में भी आया और काफी इसमें भी आया, भी 15-1 दिन पहले की बात है। तो उससे भी हमारे को अभी तक के कोई भी सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं आया कि जो उस दिन रात में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग
पुलिस ऑफिसर पीएसआई भवाड़, उसके दोनों आरोपी महिलाओं के दोनों हस्बैंड, इनके ऊपर अभी तक कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इसका सबूत हमारे पास में मौजूद है। वो दोनों लोग वहां पर आए थे, मिला गया, वहां से इन दोनों को फरार करवाया गया। वहां पर जो लीकर की बोतल्स वो ब्लैक वाली मर्सिडीज में थी जिससे एक्सीडेंट हुआ, उससे दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर की गई। ओके। तो मेरा कहना, अभी काफी टाइम हम लोग सीपी साहब से बात भी किए, लेकिन आज तकरीबन ऑलमोस्ट 40 दिन हो गए, 40-42 दिन हो गए, फिर भी कमिश्नर साहब की तरफ से हमारे को ऐसा कोई फुल सपोर्ट नहीं आया कि जैसा हमने पीएसआई पे कार्रवाई कर दी है, उसके घर वालों को भी हमने नोटिस इशू किया है या उनको भी हमने इसमें लिया है करके। वो दोनों लड़के हैं कहाँ पे वैसे? नागपुर में है, बाहर है? अभी एंट्रीम बेल पे है, तो वो नागपुर में ही है। ओके। हाँ, जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी पुलिस ऑफिसर से, तो उन्होंने कहा था कि वो नागपुर में ही है। बेल पे अगर घूम रहे तो वो फिर एक दूसरा क्राइम नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, अभी इतनी तो मुझे नहीं लगता इतनी होंगी, दूसरा क्राइम भी कर सकते हैं रहते हुए भी जब ये सब कर सकते हैं तो। क्योंकि वो मिडिल क्लास लोग तो है नहीं, आपके मेरे जैसे जो एक बार में आ जाएंगे तो आप शांत बैठ जाओगे। कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरा भी क्राइम कर सकते हैं सेम। एंट्रीम बेल पे सिर्फ आप बाहर हो ना, जेल में नहीं हो। आप जेल में नहीं हो तो मतलब आप घर पे हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 24 घंटे आपके निगरानी पुलिस तो नहीं करेंगी कि आप कब जा रहे हो बाहर, क्या कंज्यूम कर रहे हो। एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि 40 दिन 42 दिन जैसे आप क्लेम कर रहे हो, ये फैमिली के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये है कौन लोग जो इतना पावर इनके पास है कि आज इतने दिन तक आपका केस डिले चल रहा है और कोई भी अपडेट, ये तो जितनी आपने बातें बताई ये फर्स्ट डे या सेकेंड डे जो था उतने में मेरे को सुनने में आया था, ये वही बातें हैं। इससे ज़्यादा अपडेट्स तो मेरे को आपके केस में दिख नहीं रही है। तो ऐसा ये लोग है कौन जो आपके केस में अपडेट्स ही नहीं आ रही है? क्या किया है लोग ने, कौन है? मैं ये फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। ये जो दोनों फैमिलीज हैं, ये नागपुर की वेल नोन फैमिलीज है। ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। अच्छा। मतलब ये काफी बड़े बिजनेसमैन है। ओके। इनकी पेपर की मिल्स है, कई सारे प्लांट्स है, कई सारी नंबर ऑफ कंपनीज है इनकी, जिसमें ये लोग डायरेक्टर्स है वगैरह। और जहाँ तक के मुझे बाहर से मैंने पता किया अपने लेवल पे, तो मुझे ये पता चला कि ये लोग काफी ज्यादा रसूखदार लोग हैं। इनका पॉलिटिशियंस के साथ में काफी अच्छा है, काफी क्लोज है। और रहा सवाल पुलिस वालों से, तो उस दिन की जो वारदात है उससे हमें खुद ही समझ में आ गया। अच्छा। कि जब इनका सभी जगह अच्छा है तो यहाँ भी अच्छा ही है। जब भी ये लोग आज उस दिन रात से जो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई सही तरीके की, तो आज इसलिए ये लोग बाहर है। तो मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब आपकी जो फैमिलीज है उनसे रिलेटेड, कि ये जो केस हुआ, जो 2 फैमिलीज के 2 लोगों की डेथ हुई, शायद आपका भाई शायद मैरिड नहीं था तो उसमें और एक फैमिली इंक्लूड नहीं हो सकती, नहीं तो ये जो वाइफ होती थी उसकी फैमिली भी इंक्लूड, वो दोनों की अगर मैरिड लाइफ रहती तो वो 4 फैमिलीज हो जाती। हाँ, तो हाँ 4 हो जाती थी। तो दोनों ही मैरिड नहीं थे? नहीं, दोनों। ओके। इंगेज थे? दोनों इंगेज थे। अच्छा, दोनों इंगेज थे, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो हाँ, मतलब मेरे भाई का तो एंगेजमेंट हो ही गई थी, फिक्स हो गया था उसका। ओके, शादी नहीं हुई थी? हाँ, बस शादी नहीं हुई थी। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिलीज के ऊपर क्या बीत रहा है। अगर वो लड़कियों की फैमिलीज के ऊपर भी कुछ बीत रहा है तो आप वो भी बताइएगा मुझे, लेकिन पहले मैं आपकी फैमिलीज के, दोनों की फैमिलीज के बारे में जानना चाहता हूँ। अब जहाँ तक कि मैं भाई हूँ तो मेरा जो दुख है, मेरा जो दर्द है, मैं ही जानता हूँ। बिल्कुल। और जो मेरे मम्मी और डैडी जो दर्द फील कर रहे हैं वो मैं भी नहीं कर सकता, जबकि मैं भाई हूँ, मेरा सगा भाई। पोजीशन अलग है। और दूसरा ये चीज़ है कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट है और मतलब जान चले जाना इज मतलब बहुत ही बुरा, ये एक तरीके से ट्रॉमा है एक तरीके का, जो आज भी इतने महीने 2 महीने लगभग होने को आ रहे हैं। अभी भी मेरी मम्मी और मेरे जो पापा है वो दोनों के दोनों ट्रॉमा में है। इस चीज़ के वजह से वो और ट्रॉमा में इसलिए आ रहे हैं कि जिन 2 लेडीज के वजह से आज दोनों हमारे घर के बच्चे जिनकी मौत हो गई, उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, आज भी बाहर है। तो वो ये लोग ये पॉइंट पे खटक रहा है, वो उनको बिल्कुल लगेगा ही, क्योंकि जिन लोगों की वजह से आज हमने हमारे घर के बच्चे खोए, उन लोगों पे अभी तक सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो वो फिर और ज्यादा ट्रॉमा में है कि बस मारने वाले फरार है और दोनों जो है वो तो इस दुनिया में नहीं। उनकी फैमिली बेयर कर रही है सारी चीजें, वही सारी सब बातें हैं। और उनके घर का सेम हालत है, सेम हालत है। उसकी भी अम्मी अभी जैसा कि वो तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल में है, डायलिसिस पेशेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा उनको तो और ज़्यादा ट्रॉमा में थे, बीच में सीरियस भी हो गए थे, काफ़ी एडमिट भी थे। अभी तो चलिए ठीक है अभी उनकी पोजीशन, बट काफ़ी बड़ा सदमा, खासकर माँ और बाप को बहुत बड़ा सदमा ये पहुंचता है ये चीज़ों का। खुद का बेटा
एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाना, ये माँ और बाप के अलावा कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं जान सकता ये चीज़। उसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि मान लीजिए जो एक्सीडेंट हुआ जी, वो एक्सीडेंट में कोई अमीर फैमिली के 2 लोग की डेथ हो जाती, कोई 2 मिडिल क्लास लोगों से, तो इस केस को आप किस नज़र से देखते हैं? अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरे दोनों भाइयों की जगह अगर कोई अमीर, जैसा ये दोनों जो है, दोनों लेडीज अगर रहती है एक 2 व्हीलर पे एक्टिवा से, और कोई एक व्यक्ति, कोई 2 व्यक्ति और ड्रिंक करके इनको उड़ा देते, अगर इन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती, उन दोनों लेडीज की, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि अभी तक ये 40 दिन हो गए, उसको तो मैं बोलता हूँ कि 1-2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने के अंदर उन लोगों को ये लोग फांसी की भी सजा करवा देते, मतलब पूरी मेहनत लगा देते, पूरा करवा देते। अभी तक तो फांसी हो गई रहती, लेकिन नहीं भी तो उम्र कैद तो भी, उम्र कैद भी तो हो जाती। मैं तो एक जस्ट उनका ये बता रहा हूँ आपको, मतलब वो मेहनत कितनी करते उस चीज पे? वो मेहनत इसलिए इतनी करते। और दूसरी बात ये है कि अभी तक हम चूंकि मिडिल क्लास लोग हैं, हम उतने मालदार नहीं है, हम उतने पैसे वाले नहीं है, हमारे पास में मनी पावर नहीं है, हमारी पहुंच ऊपर तक नहीं है, तो अब ये इसमें हो रहा है कि हम लोग ये चीज से सफर कर रहे हैं। अभी तक हमारे को कोई भी पुलिस की तरफ से या सीपी साहब की तरफ से कोई भी ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं आया कि जिससे हम थोड़ा तो हमारे को राहत की सांस ले मिल सके कि चलो ठीक है, यहाँ पर अभी तो ठीक है, हो रहा है, हो जाएगा अभी, मतलब ये अरेस्ट हो चुके हैं, इनको इनकी सजा मिल रही है, ऐसा भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जब जहाँ पर दोनों की मौत होगी तो जस्टिस तो यही है ना कि उनको उस किए की सजा मिले और बरोबर मिले। कानून सबके लिए एक है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई भी उच्च पद का अधिकारी हो, कानून सबके लिए एक है, चाहे मालदार हो या मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, गरीब हो या अमीर हो। अभी भी आप, मतलब जितनी चीज़ें चल रही है, अभी भी आपका भरोसा कानून में है? आप उम्मीद कर रहे हैं कानून से इस चीज़ की कि उनको सज़ा मिलेंगी? जी बिल्कुल, उम्मीद तो कर रहे हैं अभी तक। अब जहाँ तक है उम्मीद तो आगे भी करते रहेंगे, और बिल्कुल मैं ये चाह रहा हूँ कि उम्मीद हम आज भी कानून से उतनी ही रख रहे हैं कि इनको सजा होंगी, लेकिन बस कानून ने एक प्रॉपर तरीके से निष्पक्ष जांच के साथ में, और खासकर इस केस में जो भी लोग इन्वॉल्व है बाहर से, जैसा उस दिन रात में, जैसा मैंने एक पुलिस ऑफिसर बताया, पीएसआई बवाड़, उसके दोनों घर के लोग, इन लोगों पे आप बराबरी की सख्त से सख्त कार्रवाई करो। इनके ऊपर 2 कार्रवाई आप कर सकते, एक तो स्पॉट से आप आरोपी को फरार कर रहे हैं, एक ये, दूसरा आपने वहां से एविडेंसेस नष्ट किए, पूरे यहाँ से इधर ट्रांसफर किए और उसको आपने वैनिश कर दिए। ये चीजों पे तो कार्रवाई होनी ही बनती है, और आपने जो गलती उस दिन रात में की है, पुलिस द्वारा जो गलती उस दिन रात में हुई है, वो इनको सुधारना चाहिए। बिल्कुल, वो जरूरी है, नहीं बिल्कुल तो सुधारना चाहिए, क्योंकि इस वजह से एक इतना गलत मैसेज जाएगा समाज में कि पुलिस पे लोग भरोसा नहीं करेंगे। आप बताओ, आज हम घर में रहते हैं, ये सोच के रहते हैं कि पुलिस हमारे रक्षक है, लेकिन उस दिन काम तो पुलिस ऑफिसर ने भक्षक का किया, सिर्फ चंद चीजों के लिए, चंद इज्जत के लिए या पैसों के लिए, बताइए जो भी है, पैसे पानी सभी इन्वॉल्व हो गया उसमें। तो फाइनली मुझे आप ये बताइए कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं, कि आपका इरादा सेटलमेंट का है, कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो पैसों के लिए कर रहे हैं, या आप वाकई में केस जीतना चाहते हैं, कि क्या आपका एम क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग बार ये देखा जाता है, एक्सीडेंट होता है ना, तो वो लोग बोलते हैं हमको कोई जॉब मिल जाए, कि कोई पोजीशन मिल जाए, या कुछ पैसा मिल जाए। आपकी क्या डिमांड है? आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं अपने भाई के लिए, डेथ के लिए? अब बिल्कुल, मेरा छोटा भाई था, तो मेरी सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमारे को न्याय चाहिए, क्योंकि जान अनमोल है, उसको आप पैसों से तो खरीद नहीं सकते। आज भले हमारे पास में जान नहीं है, लेकिन हम लोग खुददार लोग हैं और इज्जतदार हैं, तो हम लोगों को ये सब चीजों से, ये सेटलमेंट से, इससे उससे नहीं, हमारे को सिर्फ और सिर्फ दोनों के लिए न्याय चाहिए। बस वी डिमांड फॉर जस्टिस। दोनों के साथ में बराबरी का जस्टिस होना चाहिए। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों के वजह से आज ये दोनों बच्चों की मौत हुई है, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपके पास कोई ऐसा, मतलब जैसे जनरली हो सकता है कि इतनी बड़ी वो फैमिली जिनके बारे में बता रहे हो, और बहुत सारे रूमर्स है कि इन्होंने काफी कुछ पैसा खिलाया है कई लोगों को, आपके पास भी ऑफर आए होंगे शायद कि भाई सेटलमेंट कर लो, इतना पैसा ले लो, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं, देखिए मुझे तो डायरेक्ट कोई ऐसा अप्रोच नहीं आया, बट काफी सारे जो हमारे आसपास के जो मेरे परिचित के लोग हैं, उनके थ्रू मुझे मैसेज जरूर आया था कि सामने वाली पार्टी आपको कुछ ऑफर कर रही, तो हम उस चीज पे हमने बात ही नहीं की। और खासकर मेरे साथ वालों को हमारे नेचर काफी अच्छे से पता है, तो वो लोग, हम जिन लोगों के पास में भी आए, तो उन लोगों ने हमको डिस्कस भी नहीं किए ये सब चीजें कि कोई अप्रोचेस आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग सीधा डिनाई करेंगे तो इनको बोल के कोई ये तो है ही नहीं।
और जैसा कि मैंने फिर दोहरा रहा मैं ये बात कि जिंदगी अनमोल होती है, उसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। बट ये जो लोग हैं, ये लोग पैसों से जिंदगी खरीदने के लिए देख रहे हैं। आज ये वैल्यू हो गई है। आपको ये लोग एक जान की कीमत 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कितनी भी दे सकते। आप इनको जान दे दो, इनके हाथ से आप जान गवा दो, ये आपको 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ ये कितनी भी दे सकता है आपको। सिर्फ आपकी जान इनके लिए पैसों पे गिनी जाती और अपने लिए जान अनमोल होती है। बस ये फर्क है हम में और इनमें। तो ठीक है अतीक भाई, हम ये जो हमारा डिस्कशन है इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओवरऑल जो चीज़ें हुई उसमें से समरी जो मैं निकाल के जो बताना चाहूँगा आपको, जो मेरे को समझ में आया, अगर आपके पास पैसा है तो आप कैसा भी मर्डर करो, एक के बाद दूसरा करो, 10 करो 100 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पैसा है तो आप बच के निकल सकते हो, भाग सकते हो। आज ऑलमोस्ट 40-42 दिन हो गए, उनके ऊपर केसेस नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आपके केस में इतनी ढिलाई जा रही है बहुत ज़्यादा, और अपडेट्स भी कुछ देखने नहीं मिल रही। सारा डिस्कशन जैसे मैंने पहले बताया कि पूरा मेरा ऑलमोस्ट सुना हुआ है, नया मुझे कुछ भी सुने में नहीं आया। तो हम तो बस ये उम्मीद कर सकते हैं प्रशासन से, पुलिस वालों से, इनसे कि बिल्कुल आपको जस्टिस मिले, और वो तो मिलना ही चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि आपके पास पैसा है, आप जैसा चाहे वैसे गाड़ी चलाओ, जितने चाहे उतनी ड्रिंक करो, मर्डर करो, एक्सीडेंट करो, कुछ भी करो, आप बच के निकल सकते हो। और दोस्तों के साथ ये चीज़ हुई तो उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं बचने का। उनको समझ में आ जाएगा कि भाई आगे वाली पैसे वाली पार्टी है, एक तो सेटलमेंट ले लो, पैसा ले लो, या फिर ऐसे ही घिसते रहो, आपकी चप्पलें घिस जाएंगी लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ अभी देख के मिल रही है, लेकिन अभी भी हम उम्मीद रखते हैं पुलिस वालों से, कोर्ट से हमारे। और जैसे कि अभी हमारा जो केस है वो तो लोअर लेवल पे चल रहा है, सिटी लेवल पे चल रहा है, आगे भी और भी हमारे पास ऑप्शंस है। कोर्ट्स हमारे पास अलग अलग है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो देखते हैं आपका केस कहाँ तक जाता है, और भी अगर हमारे केस में कुछ अपडेट्स आती है तो इसके ऊपर डिस्कशन करके हम उसको रिलीज़ करेंगे। जी, बस मेरा ये कहना है कि पुलिस प्रशासन और सरकार से कि ऐसे जो लोग हैं जो शराब पीकर रैश ड्राइव करते हैं नाइट में, पब से निकलते हैं, क्लब से निकलते हैं, तो ये लोग और किसी आतिफ या और किसी हुसैन को ये लोग उड़ा के टक्कर मार के मौत के घाट ना उतार दे। इसलिए पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर अभी अगर आप सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ अगर करते हैं और एक बेंचमार्क सेट करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो रैश ड्राइव करते हैं ड्रिंक करके, तो ये काफी अच्छा एक मैसेज जाएगा, ताकि सामने जो लोग ऐसा सोचते भी होंगे या करते भी होंगे तो वो लोगों को एक मैसेज ये जाएगा कि रात में ड्रिंक करके रैश ड्राइविंग करना बहुत ज्यादा हानिकारक है, इसके वजह से ये सजा होती है और ये बहुत सख्त सजा है। बस मेरी डिमांड ये है कि सख्त से सख्त सजा आप उनको दे दीजिए, एक बेंचमार्क सेट कर दीजिए, ताकि आगे इन फ्यूचर कोई भी ऐसा क्राइम नागपुर सिटी में या ओवरऑल महाराष्ट्र में या इंडिया में आगे ना हो, किसी के साथ भी ना हो। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन रात में ये एक्सीडेंट हुआ तो उस दिन 3:30 बजे मेरा एक छोटा भाई है मोहम्मद शाहरुख, वो एक लिखित में कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन गया था। ये है गांधीबाग तहसील पुलिस स्टेशन जो रामझूला अंडर में आता है, जो पुलिस स्टेशन हद में आता है। तो वहां पर जो एक्चुअली आयो था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो PSI बवाड़ी थे। अच्छा, अब मतलब मेरे स्पॉट पे था वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। ओके। तो अब उस दिन रात में मेरे भाई ने जो कंप्लेंट लिखा था उसके अंदर इनकी करतूत भी उसके अंदर लिखी गई थी। अच्छा। कि इन्होंने वहां से आरोपियों को फरार किया, इनका मेडिकल नहीं हुआ और हस्बैंड के साथ में फरार भी करवाया और गाड़ियों में से बोतल इधर की उधर की। तो उन्होंने देखा कि ये कंप्लेंट में तो मेरा नाम है, अभी कोई भी पुलिस ऑफिसर जो आयो है वो अपने खिलाफ तो FIR नहीं दर्ज नहीं करेगा। तो उसने FIR मेरे भाई का भी नहीं लिया, लिखित में जो तकरार है, जो कंप्लेंट हमने उस दिन रात में लॉन्च करवाने के लिए दी है वो भी नहीं लिए। और जो हुसैन के एक भाई साहब है उनकी भी कंप्लेंट थी, उसके अंदर भी सेम मेंशन था उनकी करतूत, वहां पर उनकी भी लिखित में शिकायत नहीं ली गई। अच्छा। उन्होंने कोई तीसरा एक हुसैन के आंटी का एक लड़का है उनकी शिकायत पे वो मामला दर्ज किया, जो भी ओरली था। अच्छा, ओरली, वो लिखित में नहीं था। अच्छा। और उसके अंदर इनकी कोई करतूत का उसके अंदर जिक्र नहीं था। तो ओवरऑल आपका जो केस है, मतलब आपके भाई का केस, उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी का मर्डर करना है तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आसान हो गया। मतलब आप ड्रिंक करके किसको भी उड़ा दो और आप इजीली बच सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो एक मर्डर, दूसरा मर्डर, तीसरा 100 मर्डर कर दो, पैसा है तो आप बच सकते हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे नागपुर पुलिस से खास तौर पे, क्योंकि वैसे भी हमारे सिटी में क्राइम बहुत बढ़ गए। ये वाला जो केस हुआ है इसको पुलिस वालों ने सीरियस लेके इसको एक बेंचमार्क बनाना चाहिए। कल को जाके हो सकता है कि कोई दूसरा आतिफ या कोई दूसरा हुसैन की भी डेथ हो सकती है, कोई दूसरी फैमिली भी इससे अफेक्ट हो सकती है। अगर ये चीज़, अगर ये केस नहीं होता है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो कल को जाके लोग ये पैटर्न बना लेंगे। कोई भी एक कार ले लो जिसके अंदर एयर बैग इजीली खुलते हो, ड्रिंक कर लो, उड़ा दो,
कार पलट गई, गिर गई, कुछ भी है, आपको स्क्रैच भी नहीं आएंगे, आप बच भी जाओगे और पुलिस वाले काम भी हो जाएगा, भी आपका हेल्प कर देंगे। ये एक पैटर्न बन जाएगा, लोग पैटर्न बना लेंगे, उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो पुलिस वालों ने इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होके कुछ अपडेट्स आए हमारे पास, ताकि हम वो भी पॉजिटिव वे में पुलिस वालों के ताल्लुक से हम बता सके कि कैसा हमारा केस चल रहा है। तो आज का ये वीडियो तो अपन यहीं पे एंड कर देते हैं। अब जो भी अपडेट्स आता है तो हम हमारी जो ऑडियंस, जो भी आपकी ऑडियंस है जो इस केस में इन्वॉल्व है और जो नागपुर के व्यूवर्स है जो लोग देख रहे हैं, तो ये हम उनको अपडेट देते रहेंगे। जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, धन्यवाद। बिल्कुल।